नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम इजराइल ईरान युद्ध का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। ये युद्ध अब बहुत खतरनाक रूप ले चुका है। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन इस बीच इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री भी हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक G7 समिट छोड़कर कनाडा से वापस अमेरिका लौट गए। हालांकि उन्होंने ये समिट छोड़ने की स्पष्ट कोई वजह नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास लौटने की वजह सीज फायर नहीं है। यानी ये तो साफ है कि वो सीज फायर नहीं कराएंगे। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बड़े हमले का आदेश देने वाले हैं? क्या अमेरिका सीधे वॉर फ्रंट पर उतरने वाला है? और अगर ऐसा है तो ये रात ईरान के लिए बहुत भारी होने वाला है। इसके बाद आपको ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनेई के बारे में बताएंगे, जो इजराइल को मिट्टी में मिला देने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन इजराइल के हमलों के बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ईरान ना मिट्टी में वो मिला दे, वो पिछले 3 दिनों से गायब है। उन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं कि या तो वो ईरान को संकट में छोड़कर किसी दूसरे देश के लिए रवाना हो चुके हैं या फिर किसी बंकर में जाकर छिप गए हैं। इजराइल की कोशिश ईरान में तख्ता पलट की है, लेकिन उसके लिए खमेनेई की सही खबर मिलना जरूरी है कि आखिर खमेनेई है कहां। और मेरी AI वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर? अंजना, आज मैं ईरान इजराइल तनाव की वजह से ईरान में फंसे उन भारतीय छात्रों के बारे में बताऊंगी जिन्हें वापस लाया जा रहा है। मुश्किल हालात में भारत ने ईरान से अपने छात्रों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। पहले ग्रुप में 110 मेडिकल स्टूडेंट्स का ईरान से आर्मेनिया लाया गया है, जहां से वो भारत पहुंचेंगे। आज हम ये भी बताएंगे कि यूक्रेन के मुकाबले ईरान से भारतीयों को वापस लाना कितना ज्यादा कठिन क्यों है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उस युद्ध की जिसमें अब अमेरिका की एंट्री तय लग रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध बहुत भीषण हो चुका है। इजराइल तो ईरान पर हमले कर ही रहा है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए। बहुत से लोगों को यह लगता होगा कि इजराइल तो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो ईरान पर भारी पड़ रहा है। ये बात सही है, लेकिन हमले में ईरान क्या कर रहा है वो भी आपको आज देखना चाहिए। ईरान की मिसाइलें इजराइल में भारी तबाही मचा रही हैं, और ये तस्वीरें क्यों जरूरी है देखना, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि फिर इजराइल जबरदस्त तरीके से वापसी हमला करेगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ऐसी तस्वीरें अक्सर गाजा पट्टी से आती थी, लेकिन ये गाजा नहीं बल्कि इजराइल का रिशॉन लॉजियान इलाका है, जहां ईरान की मिसाइल गिरी और उसके बाद ये हाल हो गया। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि अमेरिका को इजराइल का साथ देने के लिए इस युद्ध में क्यों कूदना पड़ रहा है। ईरान के हमलों में इजराइल का खासा नुकसान हो रहा है। वैसे तो इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन ईरान की मिसाइलें काफी ताकतवर हैं और सारे हमलों को नाकाम करना इस वक्त इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि इस युद्ध में अब इजराइल को अमेरिका की मदद की जरूरत पड़ रही है। हालांकि नुकसान ईरान को भी भारी हो रहा है। ये ईरान के सरकारी टीवी के दफ्तर की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल ने सीधी स्ट्राइक की है। देखिए कैसे एक रिपोर्टर यहां पर बाहर से रिपोर्टिंग कर रहा है, पीछे से पूरा ईरान का सरकारी टीवी चैनल जल रहा है। सुनने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्टर क्या कह रहा है। तो क्या कुछ हो रहा था आपने देखा। ईरान और इजराइल ने सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह भी एक दूसरे पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने ताजा हमले में ईरान के एक सीनियर सैन्य कमांडर अली शादमानी को मारने का दावा किया है। अब देखिए, इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने आज सुबह इजराइल पर 30 मिसाइलें दाग दी हैं। इस बीच ट्रंप अचानक से कनाडा से अपना G7 का दौरा छोड़कर अमेरिका वापस लौट जाते हैं, और ये सब अचानक हुआ। ट्रंप का ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंचे थे, और बाकायदा उन्होंने G7 के नेताओं के साथ फोटोज भी खिंचवाई, और उसके बाद वहीं उन्होंने अनाउंस किया, बाकायदा ऐलान किया कि उन्हें अचानक से अमेरिका वापस जाना पड़ रहा है। रिपोर्टर्स ने जब ट्रंप से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
बस इतना ही कहा कि कोई महत्वपूर्ण काम है जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया, तुरंत पूरी दुनिया में कयास लगने लगे। क्या हुआ? ऐसा अचानक ट्रिगर पॉइंट क्या रहा? ऐसा क्या हो रहा है? यही माना जा रहा था कि इजराइल और ईरान के बीच जो ये टेंशन है वो बढ़ गया है, इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप को वापस जाना पड़ रहा है। और क्या ऐसी नौबत आएगी कि अमेरिका भी इसमें कूद जाएगा? ट्रंप कनाडा के टाइम से हिसाब से अगर आप देखें, उसके टाइम के हिसाब से कल रात को ही वहां से अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो एयरफोर्स 1 से रवाना हो रहे हैं। आवाजें दी जा रही हैं, मीडिया की तरफ से उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन घटनाक्रम ऐसे बढ़ा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर कराने के लिए गए हैं और अगर ऐसा होता है तो फ्रांस उसमें अमेरिका का सहयोग करेगा। इसके बाद ट्रंप ने मैक्रोन को क्या जवाब दिया, वो कौन सा बयान दिया जिसके बाद ये कयास और ज्यादा लगने लगे कि क्या अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए युद्ध तक में कूदने को तैयार है, कूदने जा रहा है। लेकिन ये समझने से पहले आप मैक्रोन का ये बयान सुनिए जिस पर ये विवाद हो गया। अब जैसे ही मैक्रोन ने ये बयान दिया कि वो सीज फायर कराने जा रहे हैं और अगर ट्रंप ने सीज फायर करा दिया इजराइल ईरान के बीच में तो फ्रांस भी साथ देगा, तुरंत ट्रंप सक्रिय हुए, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। अच्छा, सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कि राष्ट्रपति मैक्रोन लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर कराने जा रहा हूं। ट्रंप ने लिखा कि गलत, मैक्रोन को कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं वॉशिंगटन डीसी क्यों जा रहा हूं। इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है, इससे भी बड़ा है। अब ये बड़ा क्या है? अब ट्रंप को ये लिखने का क्या मतलब है कि इससे भी बड़ा है जो मैं करने जा रहा हूं? वो बड़ा क्या हो सकता है? इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं। अब मतलब यह है कि ट्रंप जो कुछ भी करेंगे वो सीज फायर तो कम से कम नहीं है, यानी क्या अमेरिका अब खुलकर इस युद्ध में इजराइल के साथ आकर ईरान को घेरने की तैयारी है, क्योंकि एक के बाद एक सोशल मीडिया, व्हाइट हाउस स्टेटमेंट के जरिए बार बार ये साफ किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे नहीं, न चाहते हैं कि इजराइल झुके, वो बस इतना चाहते हैं कि ईरान कमिटमेंट दे और जो डील पहले उनको ऑफर की जा रही थी उसको स्वीकारे, पूरी तरह से अपने न्यूक्लियर जो बेसिस हैं उसको बंद करे, खत्म करे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट की जिससे बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान को डील साइन कर लेनी चाहिए थी। मैंने कहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते। और इसके बाद ट्रंप ने आखिरी लाइन में लिखा कि हर किसी को तेहरान तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब ट्रंप की इस वार्निंग का क्या मतलब है आप समझ लीजिए। हालांकि थोड़ी ही देर में डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि यहां से वो सीधे अपने सिचुएशन रूम में गए जहां पहले से अमेरिकी सैन्य अधिकारी मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप के सिचुएशन रूम में क्या हुआ इसकी जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर दे देंगे? क्या इजराइल और ईरान के युद्ध में अब अमेरिका सीधे फ्रंट पर आ जाएगा? क्या इजराइल की मदद के लिए अमेरिका अपनी एयरफोर्स को उतार देगा? अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि स्थिति कहां पहुंच रही है। अब ये ऑर्डर तो डोनाल्ड ट्रंप को देना है, इसकी पूरी आशंका जरूर है कि अमेरिका के खिलाफ इस युद्ध में इजराइल की तरफ से ही अमेरिका लड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का लगातार फोकस यही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, इन हथियारों को खत्म करना ही होगा। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 के ऑन बोर्ड से जो बयान दिया जब वो ऑन बोर्ड थे, इससे ये बात पुख्ता हो जाती है कि अमेरिका इस युद्ध में कूद रहा। सुनिए, परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं हो सकता, ये बार लगातार ये बात अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, व्हाइट हाउस बयान देकर कह रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस बात के पूरे संकेत दे रहे हैं कि इस युद्ध में अब अमेरिका इजराइल का साथ देगा। लेकिन सवाल है कि अमेरिका करेगा क्या? क्या इजराइल के पास वो क्षमताएं नहीं है जो अमेरिका के पास है? ऐसे में देखिए, इस वक्त दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इजराइल के पास अमेरिका की बॉम्बिंग क्षमताएं नहीं है। अमेरिका जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पर हमला करके उसे नष्ट कर सकता है, वैसा इजराइल नहीं कर सकता है।
लेकिन पहले तो ये खबर आई थी कि इजराइल ने ईरान की परमाणु फैसिलिटी ध्वस्त कर दी है। इजराइल ने भी दावा किया था, आईडीएफ ने, कि उसने ईरान को उसके न्यूक्लियर क्षमता को नुकसान पहुंचाया है। तो फिर यह जरूरत क्यों पड़ी कि अमेरिका को अब ईरान के परमाणु एसेट्स खत्म करने आना पड़ रहा है? यह समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा ईरान की परमाणु साइट्स को जानना चाहिए। अब आइए आपको दिखाते हैं यहीं से इजराइल के हमले में, क्योंकि ये बड़े स्क्रीन पर अब हम आपको पीछे दिखाएंगे, जिसमें आप ये देख सकते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो चलिए ये सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये ईरान के परमाणु साइट्स पर जो हमले हैं उसमें ये वाला, ये जो नतांज पर हमला हुआ है, ये नतांज है। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 जगहों पर इस परमाणु साइट पर जो हमला हुआ है। ये सैटेलाइट इमेजेस इस बात की तस्दीक करती हैं। आपको जूम इन करके दिखाना होगा, जूम इन कीजिए। ये जो व्हाइट स्क्वायर्स बने हुए हैं, इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 जो स्क्वायर्स हैं। और ये हम आपको बता रहे हैं, ये जो हमला, ये जो पूरा हमला हुआ है नतांज के ये एयर साइट पर दिख रहा है। इसमें हम आपको अब एक एक करके जहां जहां पर ये हुआ है वो जरा दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो 4 इमारतों को नुकसान की खबर है, ये इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर पर है। और इसकी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो ये देखिए, पहला, दूसरा जहां पर हमला हुआ है, और ये तीसरा छोटा सा आप देख रहे हैं। तो ये ईरान के परमाणु साइट्स पर जो हमला हुआ है, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब फिर से हम वापस जाएंगे अगली जगह पर। सबसे ज्यादा लेकिन जो नुकसान हुआ है, आपको बता दें, वो नतांज न्यूक्लियर एयर साइट है। जूम इन करके दिखाइए, तभी हमारे दर्शक समझ पाएंगे। दूसरा बड़ा जो परमाणु ठिकाना है वो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है। और फोर्डो न्यूक्लियर साइट जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने में है। ये देखिए इस सैटेलाइट इमेज से, यहाँ पे बहुत मिनिमल, नहीं के बराबर, यहाँ पर कोई नुकसान की खबर नहीं है बहुत ज्यादा। और ऐसे ही जो उसके 2 बाकी साइट्स हैं। अब सबसे पहले हम आपको ये जो पहला हमने मैप दिखाया था, वो पहली जगह पर वापस जाइए, और इसी के साथ हम पूरी जानकारी देंगे कि ये जो नतांज न्यूक्लियर साइट है, इसकी 2 इमारतें तबाह हुई है। पावर सप्लाई का ठप होना, हमले में बिजली आपूर्ति और बैकअप पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर देखिए, ईरान ने बाय एंड लार्ज अपने जितने न्यूक्लियर साइट्स बनाए हैं ना, अंडरग्राउंड बनाए हैं, इसीलिए उनको नुकसान पहुंचाना बहुत आसान नहीं होता है। और अब जब आप जूम इन करके दिखाएंगे, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये पहला हो गया, एक, ये हो गया दूसरा, ये तीसरी जगह जहां नुकसान पहुंचा है, 4 और 5। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि इन 5 जगहों पर इस तरह का नुकसान। अब ऐसे में जिस अंडरग्राउंड फ्लोर में यूरेनियम एनरिच करने के लिए जो वहां पर सेंट्रीफ्यूज रखा गया था, वहां पर बिजली कटने से, ये जो आप बिजली कटने की बात देख रहे हैं, वो कटने की वजह से सबसे बड़ा डैमेज नतांज वाले ये परमाणु साइट पर हुआ है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर है वो आप समझ रहे होंगे। हमारे दर्शक, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कितना बड़ा नुकसान ये अभी तक के लिए हुआ है ईरान के लिए, वो हमने आपको दिखा दिया। और ये परमाणु वाला जो पूरा एंगल है, उसी को लेकर पूरी ये लड़ाई है। देखिए, जहां कुछ ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स भी उनके 2 हैं, अराक न्यूक्लियर प्लांट, अराक न्यूक्लियर साइट पर भी कोई हमला नहीं हुआ है। अब इजराइल ने ये दावा तो किया है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी उसी तरह से हैं। वहां ऐसा दावा है कि न्यूक्लियर एसेट्स मौजूद हैं, जस की तस दिखाई दे रही है। ऐसी ही एक फैसिलिटी है फोर्डो की फैसिलिटी, जहां इजराइल ने टारगेट तो किया था, लेकिन आईएईए की तरफ से कहा गया कि यहां हमले का कोई असर नहीं हुआ है। 2023 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए ने यह बात कंफर्म की थी कि वहां पर यूरेनियम पार्टिकल्स मौजूद हैं और वो 83.7% प्योरिटी तक पहुंच गए हैं। अब इसकी गंभीरता को आप समझिए, एक परमाणु बम बनाने के लिए कितने दूर 90% प्योरिटी का लेवल चाहिए होता है, उससे सिर्फ और सिर्फ 6.3% दूर। इसलिए यह माना जा रहा है कि ईरान की इस फैसिलिटी में परमाणु बम मौजूद हो सकता है। ये जो फोर्डो परमाणु ठिकाना आप देख रहे हैं,
लेकिन ये कहा जा रहा है कि साइट पर ईरान के परमाणु बम जमीन से 90 मीटर नीचे हो सकते हैं और यह भी संभव है कि ईरान की जो बाकी न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर भी यही स्थिति हो। ज्यादातर ईरान ने पूरा फोकस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर रखा है, यानी अंदर खाने छिपा छिपा कर बनाता है, क्योंकि आजकल सैटेलाइट इमेजेस से सब कुछ पता चल जाता है। हो सकता है कि न्यूक्लियर बम जमीन से 90 या 100 मीटर नीचे हो। अब इजराइल के हमले में ऊपर के स्ट्रक्चर को तो नुकसान हुआ है, लेकिन अगर ईरान के पास परमाणु बम हुआ तो फिर तो वो सुरक्षित है और पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि ऊपर ऊपर ही नुकसान दिख रहा है। लेकिन नतान्ज बेस के बारे में जरूर कहा जा रहा है, दावा यह है कि जो उनका सेंट्रीफ्यूज जहां था, जहां पर यूरेनियम को एनरिच करने का पूरा प्लान था, वो वहां पर बिजली कटौती हुई है, जिसकी वजह से पूरा सप्लाई रुका है, जो अचानक रुकने से भारी नुकसान भी हो सकता है। अब इन बंकर्स के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करने के लिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत पड़ रही है। अब आपके सामने तस्वीर साफ हो रही होगी, क्योंकि इस बार आर या पार की लड़ाई में अगर इजराइल और अमेरिका अपने आप को झोंकते हुए नजर आ रहे हैं तो एक बात साफ है, इन बंकर्स के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको हिट करने के लिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे बॉम्बर्स हैं और बॉम्ब्स मौजूद हैं जो सीधे जमीन के अंदर तबाही मचा सकते हैं। इन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब्स कहा जाता है। सबसे पहले तो अमेरिका के पास ऐसे बॉम्ब ले जाने के लिए एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, नाम B-2 बॉम्बर। ये एक स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। स्टेल्थ मतलब जो छिप कर जाए, जिसको कोई डिटेक्ट ना कर पाए। स्टेल्थ का ये शाब्दिक अर्थ होता है। स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो 31,500 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकता है। अब अमेरिका के पास एक ऐसे बॉम्ब है जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर तबाही मचा सकता है और इस बॉम्ब का नाम है GBU-57A/B। इसकी खासियत कि यह जमीन के अंदर 61 मीटर तक कुछ भी हो इसे तबाह कर सकता है। वजन 13 किलो, लगभग 13,600 किलोग्राम। कल्पना कीजिए किस तरह की तबाही मचा सकता है। अब यह माना जा रहा है कि अगर ईरान की मिसाइलें 90 मीटर पर हो तो फिर उन्हें नष्ट करने के लिए 2 बार यह बम दागना पड़ेगा। इसीलिए इजराइल को अमेरिका और उसकी एयरफोर्स की जरूरत है। इसीलिए तो आपने नोट किया होगा कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने अपना नैरेटिव ये बना दिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। दोनों एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं। ट्रंप दोहरा रहे हैं, व्हाइट हाउस दोहरा रहा है, नेतन्याहू दोहरा रहे हैं। लगातार ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी यही दावा कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश यही है कि ईरान के परमाणु हथियार किसी भी कीमत पर तबाह होने ही चाहिए। और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने तो ईरान को 60 दिन का समय दिया था। इन 60 दिनों में ईरान को डील कर लेनी चाहिए थी। अब ईरान ने डील नहीं की तो ये उसकी गलती। वैसे अमेरिका का एक मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया में भी है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक बहुत छोटा सा द्वीप है, जहां से ईरान करीब 3,700 किलोमीटर दूर है और इजराइल 5,500 किलोमीटर दूर है। अब बताया जाता है कि यहां अमेरिका ने अपने 6 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं, यानी जब भी जरूरत पड़ेगी अमेरिका तुरंत हमले के लिए अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट यहीं से भेज सकता है। और अब तो यह भी पता चल रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में ही अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में अपने B-2 बॉम्बर्स तैनात कर दिए थे। ये बात बहुत गंभीर है और गंभीर संकेत है ईरान के लिए। अमेरिका ने अप्रैल के महीने में ही डिएगो गार्सिया में अपने ये B-2 बॉम्बर्स, जिससे वो तबाह कर सकता है जमीन के नीचे वाले न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ईरान में, वो B-2 बॉम्बर्स अमेरिका ने अप्रैल में ही तैनात कर दिए थे डिएगो गार्सिया में। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका को ये पता था कि कल को अगर ऐसी नौबत आई कि ईरान पर हमला करना पड़ा तो फिर पूरी व्यवस्था पहले से ही वहां पर होनी चाहिए। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु डील का प्रस्ताव दिया और अब ट्रंप कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव को 60 दिन हो गए और ईरान ने 60 दिन में कोई डील नहीं की। वैसे तो अगर अमेरिका चाह ले तो उसके पास मिडिल ईस्ट में इतनी ताकत है कि वहां मौजूद किसी देश के पास भी इतनी पावर नहीं है, क्योंकि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद हर महत्वपूर्ण देश में अपना बाकायदा एक बेस मौजूद है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पिछले कई दशकों से मिलिट्री प्रेजेंस है। अभी मिडिल ईस्ट में 19 जगहों पर अमेरिका के 40 से 50,000 सैनिक मौजूद हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 8 परमानेंट बेसेस हैं। 8। बहरीन,
मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई। अमेरिका के इन बेसिस की ताकत कितनी है, इसे भी जरा संक्षेप में समझ लीजिए। जैसे अमेरिका कतर वाले बेस 60 एकड़ में फैला है। कतर में 60 एकड़ में यहां करीब 100 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और अमेरिका के करीब 10,000 सैनिक यहां पर हैं। इसी तरह से कुवैत के बेस से अमेरिका लॉजिस्टिक और बाकी सप्लाई करता है। ये मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस का कमांड हब भी है। तो आप सोचिए, यूएई के बेस की ताकत इंटेलिजेंस गैदरिंग है और यहां अमेरिका के एडवांस एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं जैसे कि F-22 रैप्टर और इसके अलावा भी बहुत से सर्विलेंस एयरप्लेन्स वहां पर मौजूद हैं जो नजर रखते हैं। इसी तरह से अमेरिका बहरीन का बेस बहुत बड़ा है जहां उसके 9,000 सैनिक रहते हैं। यहां अमेरिकन नेवी का 5वां फ्लीट भी मौजूद होता है। अभी कुछ दिन पहले तक ईरान के सर्वोच्च नेता और सबसे बड़े धर्मगुरु अयतुल्लाह अली खमेनी इजराइल को धूल में मिला देने की चेतावनी दे रहे थे। उनका यह बयान ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमलों के बाद आया था। लेकिन अब युद्ध के बीते 3 दिनों से खमेनी गायब। कहां है, किसके साथ हैं, बंकर में हैं या देश छोड़कर भाग गए हैं, इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह रहा है। वहां पर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अगर आप देखिए तो ये एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां पर आर या पार की लड़ाई होनी है और इसमें महाविनाश की संभावना, आशंका सबसे ज्यादा है। ना इजराइल अपना लक्ष्य हासिल करने से पहले रुकना चाहता है, ना ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है। ईरान को लेकर इजराइल का तो एजेंडा क्लियर है। अगर ईरान ने उसकी बात नहीं मानी तो बमबारी होती रहेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अली खामेनी के सामने 3 विकल्प रखे। इन्हें आप इजराइल के वॉर टारगेट्स भी कह सकते हैं कि मतलब ये हो गया तो हम रोक देंगे। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद, मतलब बंद। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइलें बननी बंद हो जाएं। और तीसरा, आतंकियों को मदद देने वालों का खात्मा किया जाए। देखिए, एक प्रॉक्सी वॉर ईरान छेड़ता है इजराइल पर, अलग अलग लड़ाकों, आतंकी संगठनों, कहीं हिजबुल्लाह, कहीं हूती, कहीं पर हमास। इजराइल ने ठान लिया है कि जब तक ईरान नहीं झुकेगा तब तक हमला नहीं रुकेगा। यही वजह है कि दया ना दिखाने और यहूदियों को चेतावनी देने वाले खमेनी फिलहाल युद्ध के पूरे सीन से बाहर हो चुके हैं, गायब हैं। इजराइल अपने टारगेटेड हमलों से सेना के बड़े अधिकारियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिकों को निशाना बना रहा है। वो न सिर्फ मौजूदा अधिकारियों को मार रहा है बल्कि उस पद के विकल्प बनने वालों को भी निशाना बना रहा है। अयतुल्लाह अली खमेनी डरे हुए हैं क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने संकेतों में बताया कि खमेनी का अंत ही युद्ध का अंत है। वो इस रिजीम के अंत की बात करते हैं, वो खमेनी के अंत की बात करते हैं। यानी इजराइल का असली टारगेट ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी है। देखिए, इजराइल का मानना है, खुलकर उन्होंने मना नहीं किया जब खमेनी को खत्म करने की बात आई। इजराइल का मानना है कि खमेनी की मौत के बाद ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, जिससे मिडिल ईस्ट में फिर से शांति आएगी। नेतन्याहू का यह ऐलान खमेनी और उनके करीबियों के लिए चेतावनी बन गया है। इसी वजह से अब खमेनी के देश छोड़कर भागने की खबरें आने लगी। साल 1989 ईरान का सर्वोच्च नेता बनने के बाद खमेनी ईरान से बाहर नहीं गए हैं। अब सोचिए, 36 वर्षों से यह शख्स ईरान का सर्वोच्च नेता अपने घर से बाहर नहीं निकला है, मतलब वहां पर निकला है, अपने देश से नहीं निकला है। इसकी एक ही वजह है और वो है जान पर खतरा। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया विंग का मानना है कि कुछ देश खमेनी को मारना चाहते हैं, इसीलिए वो देश के बाहर नहीं जाते। लेकिन शायद अब की बार इजराइल ने खमेनी को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि वो घर में घुसकर हमला कर रहा है। अब एक सवाल यह है कि इजराइल खमेनी का अंत चाहता क्यों है? क्या इजराइल के लिए ईरान की हार से ज्यादा खमेनी की मौत मायने रखती है? इसकी वजह है खमेनी के इशारे पर पूरा ईरान चलता है। सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर कहने के लिए ईरान में राष्ट्रपति चुनाव तो होते हैं और लोग इसमें वोट भी करते हैं, लेकिन ईरान के नियमों के मुताबिक सर्वोच्च नेता का फैसला ही अंतिम माना जाता है। और इसीलिए अली खमेनी
अपने मनपसंद व्यक्ति को ही ईरान की सत्ता देते हैं। यही सुप्रीम पावर अली खामेनी को ईरान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है। अली खामेनी इस्लामिक कट्टरपंथ के समर्थक हैं। वो दुनिया के इस्लामिक देशों का सबसे बड़े मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं। यहूदी समुदाय इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है और खामेनी भी कई बार यहूदियों के खिलाफ बयान देते रहे। अब देखिए, इसीलिए इजराइल ईरान के हराने से ज्यादा इस शख्स, इस खामेनी के खात्मे के बारे में सोच रहा है। हालांकि कल एक खबर यह आई थी कि अली खामेनी परिवार समेत किसी बंकर में छिप गए हैं, लेकिन आज उनके देश छोड़कर जाने की खबरें खूब चर्चा में हैं। 86 साल के खामेनी ने अगर अपना देश छोड़ दिया है तो इसकी वजह है उनका डर। वो इस बात से डरे हुए हैं कि उनके करीबी लोग तेजी से मारे जा रहे हैं। ये वो लोग थे जिनके ऊपर खामेनी की सुरक्षा का जिम्मा था। जब उनके गार्ड्स ही, उनके सुरक्षा के इंचार्ज ही एक के बाद एक ढह रहे, गिर रहे, खत्म हो रहे, खामेनी डरे हुए हैं। यही लोग ही ईरान के भविष्य का फैसला करते थे। इन लोगों की रणनीति पर ईरान की सरकार फैसले लेती थी। अब इनके मारे जाने से ईरान की सत्ता पर खामेनी की पकड़ कमजोर होने लगी है। इजराइल के हमलों में हुसैन सलामी मारा गया। ये व्यक्ति IRGC का कमांडर था और अली खामेनी का सुरक्षा सलाहकार, बहुत खास आदमी समझिए। ईरान की वायुसेना का चीफ आमिर अली हजीजादे, वो भी मारा गया। ये व्यक्ति ईरान की जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उसका जितना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, उनका हेड था। और इसके अलावा मोहम्मद काजमी मारा गया। ये व्यक्ति ईरान के खुफिया विंग का हेड था। एक एक करके चुन चुन के प्रिसिशन किलिंग जिसके लिए इजराइल माना जाता है। ईरानी सेना के ये तीनों वरिष्ठ अधिकारी खामेनी को सीधे रिपोर्ट करते थे। खामेनी अपने सभी बड़े फैसले इन तीनों की ही सलाह से लेता था। लेकिन अब इनके मारे जाने के बाद एक वैक्यूम पैदा हो गया है, जिससे भर पाना ईरान के सर्वोच्च नेता के लिए मुश्किल हो गया। यही वजह है कि वो खुद को युद्ध के मैदान से दूर ले जाने की तैयारी में दिख रहे हैं। इजराइल के हमलों के बाद ईरान अब एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक तरफ युद्ध में हो रही बर्बादी है, दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा हो। इजराइल का हमला खामेनी विरोधियों के लिए सत्ता परिवर्तन का मौका है। उनके विरोधी भी पीछे लग गए हैं। इसीलिए इजराइल डंके की चोट पर खामेनी के खात्मे और तख्ता पलट की बातें कर रहा है और बार बार कहता है, हम ईरान के लोग हमारे दुश्मन नहीं है, हम ईरान की जनता से हमें कोई दुश्मनी नहीं। और नेतन्याहू का तो एक खास अंदाज है, वो हमला करने से पहले हमेशा बताते हैं और कहते हैं कि जितने ईरान के आम लोग हैं, नागरिक हैं, वहां से हट जाएं, क्योंकि उनकी दुश्मनी ईरान के आम लोगों से नहीं है, ना वो उन्हें मारना चाहते हैं। तो ये एक उनको नैतिकता के पैमाने पर भी उनका कद ऊपर करता है और ये वो बार बार करते हैं। और इसीलिए जनता फिर से खामेनी के खिलाफ खड़ी हो जाए, ऐसी भी मंशा इसके पीछे बताई जा रही है। ईरान का एक बड़ा तबका अब धीरे धीरे खामेनी का विरोध कर रहा है। अली खामेनी एक ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथी नेता रहे हैं जो ईरान के लोगों पर शरिया कानून को थोपते हैं। सर्वोच्च नेता बनने के बाद खामेनी के पास सर्वोच्च शक्ति रही। वो ईरान की सेना का कमांडर चुन सकते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में दखल दे सकते हैं, अदालतों में जज चुनते हैं, नए कानून बना देते हैं। इन शक्तियों की मदद से खामेनी ने अपने विरोधियों, अपने खिलाफ होने वाले सभी आंदोलनों को खत्म कर दिया। आपको याद होगा, ईरान में 13 सितंबर 2022 को एक बड़ा हिजाब विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में ईरान की महिलाएं शामिल हुई। ईरान में महिलाओं के खिलाफ कट्टर इस्लामिक मॉरल पुलिसिंग होती है। इसके तहत महिलाओं को जबरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है। ईरान में जो महिला हिजाब नहीं पहनती उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। मॉरल पुलिसिंग करने वाली टीम को गश्ते इरशाद कहते हैं। इन लोगों ने महसा अमीनी नाम की एक महिला को हिजाब न पहनने की वजह से हिरासत में ले लिया था और टॉर्चर कर करके उसकी जान ले ली थी। अमीनी की मौत की वजह से ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम नाम से एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन गश्ते इरशाद और अली खामेनी के खिलाफ था। प्रदर्शनों में खामेनी को महिलाएं खामेनी ज़हक कह रही थी। खामेनी ज़हक का मतलब है तानाशाह खामेनी, खुद को तानाशाह कहे जाने वाले। और देखिए, फिर महिलाओं पर ने उस वक्त न सिर्फ हिजाब जलाए थे बल्कि अपने बाल काट कर भी उन्होंने विरोध व्यक्त किया था। खुद को तानाशाह कहे जाने से भड़के अली खामेनी ने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर खूब अत्याचार किए।
हिजाब जलाने वाली महिलाओं से मारपीट की जाती थी। खamenei विरोधी नारेबाजी करने वाली महिलाओं को गिरफ्तार करके टॉर्चर किया जाता था। खamenei के इशारे पर इस आंदोलन में शामिल 551 लोगों को मार दिया गया और मरने वालों में 68 बच्चे भी शामिल थे। देखिए, इजराइल के हमलों ने ईरान के लोगों को फिर से खamenei के खिलाफ खड़े होने का मौका दिया। इसी वजह से खamenei हर तरफ से घिरे हुए हैं और शायद देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। अब एक सवाल यह है कि जिस अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार है, वो ईरान को परमाणु बम क्यों नहीं बनाने दे रहा? इसके अलावा इजराइल के पास भी अघोषित रूप से करीब 90 परमाणु बम बताए जाते हैं, लेकिन वो भी ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दे रहा है। इसकी पहली वजह ईरान के शासकों की कट्टर इस्लामिक विचारधारा, जिहाद, इस्लामिक जिहाद। खamenei के राज में ईरान एक कट्टर इस्लामिक देश बन गया है जो यहूदी और ईसाई धर्म का विरोधी है। डर यह है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो इजराइल और अमेरिका पर कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि ये यहूदी और ईसाई बहुल देश है और वहां पर अगर आप देखेंगे इनके धार्मिक गुरु यहूदियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, अमेरिका के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, इजराइल और यहूदियों के खिलाफ खुलकर जहर उगलते हैं। ऐसे में ये जहर बढ़ते बढ़ते कहीं परमाणु हथियार अगर उनके हाथ में आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं, ये डर तो रहता ही है। दूसरी वजह, मिडिल ईस्ट में परमाणु बम की होड़। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो मिडिल ईस्ट में बाकी जो उसके विरोधी देश है, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, ये परमाणु बम बनाने लगेंगे। इससे पूरे क्षेत्र की शांति को खतरा पैदा हो जाए। अगर इन देशों में कभी लड़ाई छिड़ी तो फिर विश्व के लिए एक परमाणु जंग का खतरा सिर पर मंडराने लगेगा। तीसरी वजह, इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों को समर्थन, ईरान पर आतंकियों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे, खासतौर से हमास। गाजा में हमास को हथियार और पैसा मुहैया करवाता है जो इजराइल पर हमले करता है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो आतंकियों को परमाणु बम देकर उनके जरिए हमले करवा देगा और फिर हाथ भी साफ कर लेगा कि हमने तो कुछ किया नहीं। अभी तक ईरान परमाणु अप्रसार संधि के तहत उन देशों में शामिल रहा है जो परमाणु हथियार नहीं बनाने की शपथ ले चुके हैं, लेकिन कुछ समय से खबर आ रही है कि ईरान इससे बाहर निकलने की तैयारी में है और वो परमाणु बम बनाने वाला है। इसी वजह से इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। ईरान इजराइल के इस युद्ध में बहुत से भारतीय भी फंस गए हैं। ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने की कवायद तेज हो गई है। जंग के हालात के बीच भारत ने ईरान से अपने छात्रों को निकालना शुरू कर दिया है और अब हम आपको दिखाएंगे भारत की पहल से ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से आर्मेनिया में लाया गया है। देखिए, एक मैप के जरिए आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो रूट क्या फॉलो किया जा रहा है। तो ये टच स्क्रीन मैप में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये जो टच स्क्रीन मैप है इसमें आप ये वाले हिस्से में आइए और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो है ये देखिए, ये ईरान आपको दिख रहा है, ये ईरान है। इसको जब बड़ा करेंगे, ये बड़ा करेंगे तो ये आर्मेनिया यहाँ पे आ गया। ये देखिए, ये आर्मेनिया, ये छोटा सा देश आप देख रहे होंगे, मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब आपको मार्क करके इस पे पूरा दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि कहाँ से एक रूट बन रहा है बच्चों के निकलने के लिए। ये तो पूरा ईरान में आपके लिए आउटलाइन कर देती हूँ। यहाँ पे ईरान, तेहरान यहाँ पे है, ये जो पूरा ईरान का हिस्सा है। अब ये जो बच्चे हमें आने हैं, मतलब इन जगहों से उनके लिए रास्ता, क्योंकि ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, आर्मेनिया हमारी मदद कर रहा है। यहाँ से ये बच्चा, ये जो छोटा सा देश आप देख रहे हैं यहाँ पर आर्मेनिया, यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ से निकले, यहाँ पर आए और फिर ये हवाई स्पेस पाकिस्तान का चाहते हुए यहाँ पर वो दिल्ली पहुँच रहे हैं। ये डेस्टिनेशन, तो ये आप समझ गए, ये रूट फॉलो हो रहा है। ये तो पूरा हमने आपके लिए ईरान को एक तरह से कवर कर दिया है। ये ईरान का हिस्सा हो गया, ये ईरान हो गया आपके लिए। ये आर्मेनिया छोटा सा देश है और वहां से ये वाला ट्रैवल रूट फॉलो करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है कि इसमें इजराइल जैसे, ईरान जैसे देश से इस वक्त जो परिस्थिति है, बहुत सारे बच्चे वहां पर हैं, लेकिन फिलहाल जितने लोग आ पा रहे हैं, आपको लिए चलते हैं फिर वहीं पर।
उनके लिए अगर आप देखेंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इतने सारे लगभग 10,000 से ज्यादा भारतीय वहां पर है, उन सबको लाना है, ये बड़ा चैलेंज है। लेकिन आर्मेनिया जो आपने ऊपर छोटा सा देश देखा, वहां से होते हुए सब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे लाया जा रहा है। और अब आपको कनाडा में चल रही G7 समिट में लेकर चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं। भारत G7 समूह का औपचारिक हिस्सा नहीं है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर आउटरीच पार्टनर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी समिट में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है और एक ऐसे वक्त पर जब विश्व पर इस तरह से विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, उस बीच G7 समिट में पीएम पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये G7 समिट है। G7 समिट के अलावा प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा पहुंचते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि वो G7 समिट में कई नेताओं से मिलेंगे, वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी G7 के एडवांस देशों के आउटरीच सेशन को संबोधित भी करने वाले हैं। वहां पर पीएम क्या कहते हैं, इस पर भी पूरे विश्व की नजर है। हालांकि सबको ऐसा लग रहा था कि वहां पर ट्रंप से मुलाकात हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान भारत और कनाडा के संबंधों पर है, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी खराब हुआ, खास तौर पर जस्टिन ट्रूडो के तौर तरीकों की वजह से। अब कनाडा में नई सरकार बनने के बाद उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर आएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए दिया गया न्योता इसी तरफ साफ इशारा करता है। इससे पहले कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दौर में यह संबंध बहुत खराब हो गया था। ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कनाडा की संसद में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की एजेंसियों के शामिल होने तक के आरोप लगा दिए थे। भारत ने 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। ट्रूडो वहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पर कई समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, उनका वोट पाने के लिए वहां पर वो कट्टरवाद तक को हवा देने से पीछे नहीं हटते थे। कुछ खालिस्तानी समर्थकों का वहां पर मौजूद होना इस बात की तस्दीक करता है कि जस्टिन ट्रूडो की नीयत भारत को लेकर अच्छी नहीं थी। साल 2023 में जस्टिन ट्रूडो G20 समिट में हिस्सा लेने भारत आए थे। जब उनको वापस लौटना था, तब उनके स्पेशल प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से उनका प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया। इस पर भारत ने उन्हें अपने विमान से जाने का ऑफर दिया था, लेकिन कनाडा ने इनकार कर दिया और 36 घंटे बाद ट्रूडो के प्लेन को ठीक कर लिया गया और 2 दिन तक वो भारत में फंसे रहे। ट्रूडो G20 डिनर में भी शामिल नहीं हुए थे। G20 के लगभग सभी इवेंट्स में अलग थलग दिखाई दिए थे। अभी भी कुछ खालिस्तान समर्थित संगठन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का असर 2023 की तुलना में बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी उनका वजूद है। उस समय की ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार इन कट्टरपंथियों से बहुत प्रभावित रहती थी। आप सोचिए, कोई मतलब जस्टिन ट्रूडो जैसा एक नेशन हेड इंडिया में आ रहा है और गुस्साए हुए फूफा की तरह हर प्रोग्राम से अपने आप को बाहर रख रहा है, और ये सब कुछ ये इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जो खालिस्तान समर्थक थे उनको खुश करना था और उनके वो समर्थन भी करते थे खुलकर। ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये G20 समिट की हैं, जहां G7 समिट की हैं। सीधे आप ये सब तस्वीरें कनाडा से देख रहे हैं। लेकिन अब देखिए, भारत को उम्मीद है कि कनाडा ऐसे तत्वों पर नकेल कसेगा, दोनों देशों के संबंधों को सुधारने की दिशा में जरूर काम करेगा। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। ये खबर भारत के नजरिए से बहुत बड़ी। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर 787 टाइप 8 विमान के हादसे के बाद से हड़कंप मचा है। विमानों की सुरक्षा को लेकर बढ़े अलर्ट के बीच आज एयर इंडिया की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई हैं। एक एक करके आपको बताएंगे। जो फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं वो है लंदन अमृतसर, दिल्ली दुबई, बेंगलुरु लंदन, दिल्ली वियना, दिल्ली पेरिस और सैन फ्रांसिस्को मुंबई। सैन फ्रांसिस्को मुंबई की फ्लाइट को कोलकाता में रोका गया। इसके एक इंजन में खामी के बाद फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। इसके अलावा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिल की गई। अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 आज दोपहर 1:10 बजे उड़ान भरने वाली थी, कैंसिल। लेकिन अतिरिक्त सावधानी के चलते फ्लाइट कैंसिल कर दी गई और यात्रियों को रिफंड लेने के लिए भी कह दिया गया है। 787 बोइंग 787 विमान था ये। लंदन तक इस फ्लाइट ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एयर इंडिया के पास एयरक्राफ्ट नहीं थे।
और अब आइए आपको हम सुनाते हैं, कुछ ही देर पहले हमने राजीव प्रताप रूडी से बातचीत की थी, जो कि खुद भी एक पायलट हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। अलग अलग जगहों पर अचानक विमान के टेक ऑफ में प्रॉब्लम, लैंडिंग में प्रॉब्लम, कई जगहों पर देरी की शिकायत, एक अलग किस्म की तस्वीर इस वक्त बन रही है अहमदाबाद के विमान हादसे के बाद। और इन्हीं सब पर जानकारी के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो न सिर्फ सांसद हैं सारण छपरा बिहार से, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लेकिन वो नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, वो स्किल डेवलपमेंट के मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में भी वो एक ऑपरेटिंग पायलट है। रूडी जी, मेरा पहला सवाल आज की परिस्थिति पर, ये जो एक पैनिक हम देख रहे हैं, इसके पीछे क्या है? मतलब या तो पहले कुछ खामियां आती थी, उस पर हम रिएक्ट नहीं करते थे, या फिर एक पायलट का ये कहना कि मैं वापस हांगकांग फ्लाइट ले जाऊंगा, अभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या हम ज्यादा पैनिक में हैं, डरे हुए हैं? इतनी सारी बाधाएं एक साथ क्यों आ रही हैं, और खास तौर पर बोइंग 787 में? पता नहीं आज की परिस्थिति में 7-8 विमानों के बारे में मुझे तो किसी ने बताया कि ईरान इराक वॉर के कारण कुछ विमान उस मार्ग से नहीं जाने के कारण लौटे हैं। कुछ और भी कारण हो सकता है, मौसम का कारण हो सकता है। तो जब तक हम ये सभी चीजों को जान नहीं लें, तो एक विमान कंपनी के बारे में ये कह देना कि इतनी कमियां हैं और देखिए ये लोग आसमान में बिल्कुल परेशान हैं और ये जहाज है, तो इसका संवाद शायद ठीक नहीं जा रहा होगा। मुझे लगता है कि तकनीकी रूप से सक्षम विमान ही आसमान में उड़ सकते हैं। मैं सवाल को थोड़ा सा बदल के आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो फ्लायर भी है वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आम लोग कि क्या हम ओवर कॉशियस हो रहे हैं इस वक्त? अहमदाबाद विमान हादसे ने क्या हमें ज्यादा सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया है? और क्या, मैं ये नहीं जज नहीं कर रही हूँ कि सही है या गलत है, ये शायद बिल्कुल सही है और यही आइडियल परिस्थिति है। क्या हम ओवर कॉशियस हो गए हैं, ज्यादा सतर्क हो गए हैं, इसीलिए रिस्क लेने के पहले कैंसिल कर रहे हैं? इस नजरिए से इसको देखना सही होगा? जना जी, मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस समय इसमें ओवर कॉशियस आप जिस समय भी विमान में या तो आप कप्तान के रूप में या जो ग्राउंड इंजीनियर उनको रिलीज करता है या एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनको टेक ऑफ की अनुमति देता है, ये सब 100% एक मानक के तहत है। उस मानक को कम करके आप यात्रा नहीं कर सकते, आप उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो ये कहना कि क्योंकि ये घटना हुई है तो हम ज्यादा सतर्क हो गए हैं। और गुस्सा भी कितना चालाक होता है, हमेशा अपने से कमजोर पर निकलता है। नमस्कार।